अभी तक कर्नाटक चुनाव के बारे में जो सूचना मिल रही है, जो मेरा प्राइमरी डेटा कह रहा है, जो मैंने बॉडी लैंग्वेजेस देखी हैं अलग अलग राजनीतिक दलों के लीडर्स की, और बाकी जो मेरे अपनी ऑब्जर्वेशनल टेक्निक से मैंने जानने का प्रयास किया है कि कर्नाटका इलेक्शन क्या संकेत दे रहा है और क्या संभावना है कि जब 13 तारीख को काउंटिंग होगी तो उसमें किस प्रकार रिजल्ट्स आने की संभावना है। ये मैंने एक अध्यापक के रूप में, एक अपने अनुभव के आधार पे, जो पिछले 50 साल में मैंने साइकोलॉजी का अध्ययन किया है, सोशियोलॉजी का अध्ययन किया है, ह्यूमन रिलेशंस का अध्ययन किया है, बॉडी लैंग्वेजेस का अध्ययन किया है, उसके आधार पर मैं ये अपनी टिप्पणी कर रहा हूँ। जो मुझे लग रहा है, जो मुझे लगता है कि कर्नाटक के अंदर जो संकेतक मिले हैं, पहला कि जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज ये दिखा रही है कि बीजेपी चुनाव हार रही है और उनके चेहरे से हवाइयाँ उड़ती दिख रही हैं और वो अपनी निराशा को छिपा नहीं पा रहे हैं। उनके चेहरे पे बौखलाहट है और उनकी बॉडी लैंग्वेज से ये भी लगता है कि अगर केंद्रीय नेतृत्व ने बीजेपी की उन पर चुनाव छोड़ दिया होता तो शायद बीजेपी का प्रदर्शन बेहतर होता, लेकिन क्योंकि केंद्रीय नेताओं ने, माननीय मोदी जी ने, माननीय अमित शाह जी ने पूरा चुनाव का संचालन अपने हाथ में ले लिया था और जो क्षेत्रीय नेतृत्व था उसको पीछे ढकेल दिया था, उससे बीजेपी को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और ये चाहे वो मुंह से न कहें, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज से ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो रही है कि जो क्षेत्रीय नेतृत्व है वो बहुत ज़्यादा अवसाद में है और उन्हें लग रहा है कि जिस लड़ाई को वो अच्छा लड़ सकते थे उसको केंद्रीय नेतृत्व ने अपने हाथ में लेकर और अपने को आगे बढ़ाकर बीजेपी की जो चुनाव की गणना थी उसको बिगाड़ दिया। दूसरी बात जो मुझे वहाँ के छात्रों से बात करके लगी, जो वहाँ के जानकार पत्रकारों से बात करके लगी, कि जो अमूल का मुद्दा वहाँ उठाया गया उससे बीजेपी को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। इससे जो क्षेत्रीय अस्मिता थी, जो कर्नाटक की अस्मिता थी, उस पर प्रहार हुआ और कर्नाटक वासियों ने इसको पसंद नहीं किया। अब ये क्यों किया माननीय अमित शाह जी ने, क्यों वो स्टेटमेंट दिया, क्यों इस प्रकार का ट्वीट आया अमूल की तरफ से, ये इसका जवाब तो अमूल दे सकता है, अमित शाह जी दे सकते हैं। हम तो केवल अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सबोटाज क्यों किया गया, बीजेपी के जो प्रॉस्पेक्ट्स थे उसको सबोटाज क्यों किया गया। तीसरी बात जो मुझे लगा कि पूरा जो चुनावी संचालन था उसको उस क्षेत्र में ज़्यादा केंद्रित रखा गया जो कि जेडीएस का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, ओल्ड मैसूर रीजन, जबकि वहाँ पर जो वोकलिंगा वोट है बहुत ज़्यादा है, जो कि कुमारस्वामी जी का भी कास्ट है, जो देवेगौड़ा साहब की भी कास्ट है, देवेगौड़ा साहब के पुत्र हैं कुमारस्वामी। और वहाँ पे जो मुस्लिम और वोकलिंगा कंसोलिडेशन है उसको, उसकी वजह से जेडीएस वहाँ सीटें जीतती है मुख्यतः। तो बीजेपी ने क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा जोर लगाया, उससे जो हिंदू वोट है वो डिवाइड हुआ, जिसमें वोकलिंगा वोट भी डिवाइड हुआ और अल्पसंख्यकों को, जो क्रिश्चियंस थे या जो मुसलमान थे, उनको ये मैसेज मिला कि जितनी फॉर्मिडेबल फोर्स जेडीएस थी पूरे वोकलिंगा वोट और मुस्लिम कंसोलिडेशन की वजह से, वो अब नहीं रही। इसलिए जो मुस्लिम वोट है वो एन ब्लॉक कांग्रेस की तरफ चला गया और क्योंकि वहाँ पे कुर्बा वोट और जो लिंगायत वोट है और जो बाकी पिछड़ों के वोट हैं और दलित वोट हैं, उसकी वजह से आज की तारीख में अल्पसंख्यकों को ये लगा कि ओल्ड मैसूर रीजन में अगर वो अपना वोट खराब करते हैं
कुमार स्वामी जी के लिए या देवेगौड़ा साहब के लिए तो उनको नुकसान होगा, और अपने हितों की रक्षा करने के लिए, अल्पसंख्यकों की हितों की रक्षा करने के लिए उन्होंने बैकवर्ड और दलित कॉम्बिनेशन के साथ एन ब्लॉक वोट किया, जिससे कांग्रेस को फ़ायदा हुआ। तो बीजेपी ने ऐसा क्यों किया? जेडीएस के प्रॉस्पेक्ट्स को क्यों खराब किया और उन क्षेत्रों पे केंद्रित क्यों नहीं किया जहां पर कांग्रेस मजबूत थी और जेडीएस मजबूत नहीं थी? क्योंकि उन्हें पता है कि जो 17-18% माइनॉरिटी वोट्स हैं, चाहे वो क्रिश्चियन वोट्स हों, चाहे वो मुस्लिम वोट्स हों, वो उन्हें नहीं मिलने वाले हैं। तो उनको जो कंसोलिडेशन करना है वो उन क्षेत्रों में करना है जहां पे हिंदुओं का वोट अपनी तरफ पोलराइज करके कांग्रेस को नुकसान पहुंचा देते, लेकिन उन्होंने जेडीएस को नुकसान पहुंचा के इनडायरेक्टली कांग्रेस की मदद कर दी, ऐसा मुझे लगता है। इसके बाद मुझे ये लगा कि जो सिद्धारमैया साहब ने एक स्टेटमेंट दिया कि मेरा ये आखिरी चुनाव है, और क्योंकि वो 75 साल के हो गए हैं, और क्योंकि जो कुर्बा वोट है जो काफ़ी संख्या में है, 8-9% है, और ओबीसी वोट पे भी उनकी बहुत अच्छी पकड़ है, इसकी वजह से जो बैकवर्ड कम्युनिटी की एक फीलिंग थी कि उनका एक मुख्यमंत्री बने, क्योंकि ज़्यादातर जो वहाँ मुख्यमंत्री बने हैं आज के समय में, पिछले 15-20 साल में, वो या तो वो कलिंगा बने हैं या लिंगायत बने हैं। तो जो ओबीसी एस्पिरेशन है उसके लिए एक चांस था कि वो सिद्धारमैया साहब को अंतिम चरण में, आखिरी पारी में अपना मुख्यमंत्री देख सकें, इसलिए ओबीसी कंसोलिडेशन सिद्धारमैया साथ हुआ और जो कांग्रेस के साथ हुआ। इसके अलावा जो एक विधायक ने खड़गे साहब को एक प्रकार की धमकी दी, जो ऑडियो आया, अब वो सच है झूठ है मुझे नहीं पता, लेकिन उससे जो दलित अस्मिता पे प्रहार हुआ और जिसका जवाब खड़गे साहब ने बहुत बखूबी दिया कि मैं 82 साल का 81 साल का हो गया हूं और एवरेज एज हिंदुस्तानियों की 70-71 साल है, तो मैं बोनस में जी रहा हूं। अगर मरवाना है तो देश के लिए मैं मरने के लिए तैयार हूं। जिस देश में राजीव गांधी ने और इंदिरा गांधी ने अपने प्राण दिए हैं तो मैं भी प्राण दे दूंगा। ये भावुक अपील दलित वोटर्स पे बहुत ज़्यादा असर किया, और जो बीजेपी की तरफ चला भी जो दलित वोटर था वो भी वापस आ गया। नंद कुमार साय जो एक आदिवासी बहुत बड़े नेता हैं छत्तीसगढ़ के, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और रहे हैं, और बड़े कद्दावर नेता हैं, और SC/ST आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, और बीजेपी के वो कद्दावर नेता हैं जिन्होंने बीजेपी को खड़ा किया है। उनके कांग्रेस में ज्वाइन करने से जो आदिवासी समूह है उसमें ये मैसेज गया कि आदिवासियों का हित कांग्रेस में सुरक्षित है। दलितों को खड़गे साहब की वजह से मैसेज गया कि कांग्रेस में उनका हित सुरक्षित है, और सिद्धारमैया साहब की वजह से बैकवर्ड्स को ये मैसेज गया कि कांग्रेस में उनका हित सुरक्षित है। तो जो प्रदेश की 70-75% जनसंख्या है वो एकजुट हो गई कांग्रेस के पीछे, और मुस्लिम वोट का कंसोलिडेशन, क्रिश्चियन वोट का कंसोलिडेशन तो था ही, इसकी वजह से करीब 80% वोट का कंसोलिडेशन हुआ, जो मुझे लगता है। इसके अलावा जो लिंगायत वोट था जो एन ब्लॉक बीजेपी की तरफ जाता था, उसमें जगदीश शेट्टार जी की वजह से, लक्ष्मण साबदीप जी की वजह से, और जिस प्रकार से येदुरप्पा जी की इग्नोर किया गया उन्हें, और उन्हें प्रचार में पीछे रखा गया, फोटो में भी उन्हें स्थान नहीं मिला, गाड़ी में भी उनको स्थान नहीं मिला, और लिंगायत वोट में जिस प्रकार का डिवीज़न हुआ है, वर्टिकल डिवीज़न हुआ है, जिसमें वीरशैव लिंगायतों ने खुलेआम समर्थन की घोषणा की कांग्रेस को, उससे मुझे ऐसा लगता है, जो बॉडी लैंग्वेज को देखकर, जो सामाजिक परिवेश को देखकर, जो महंगाई के चक्र को देखकर, जो कर्नाटक की अस्मिता को देखकर, जो मुझे लगता है, अभी कोई भविष्यवाणी में नहीं करूंगा क्योंकि अभी वहाँ चुनाव प्रक्रिया जारी है, वोटिंग जारी है, तो इसके बारे में बात हम लोग 6 बजे के बाद करेंगे। लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं, जो बॉडी लैंग्वेज से, लटके हुए कंधों से, मुरझाए हुए चेहरों से, और कांग्रेस के सिद्धारमैया साहब को, खड़गे साहब को, DK शिवकुमार जी को देखकर, उनके चेहरे पे जो खुशी के भाव हैं उसको देखकर मुझे ऐसा लगता है कि लड़ाई एक तरफा हो गई है, और कर्नाटक के लोग जो धार्मिक विद्वेष में नहीं फंसे, सभी तरह की कोशिशों के बावजूद नहीं फंसे,
जो बजरंगबली और हिंदू मुसलमान के नैरेटिव को, क्योंकि वहाँ लोगों ने देख लिया कि जो नैरेटिव है वो नहीं चल रहा और केरला के बहुत ज़्यादा मुसलमान क्षेत्रों से आना जाना है, सामग्रियों का लेन देन है, खरीदारी है, आपसी संबंध हैं, तो इसलिए भी वहाँ पे ये नैरेटिव नहीं चला जो उत्तर भारत में चलता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि लड़ाई एक तरफा है। और बाकी ये भी एक खबर मिली है कि गोवा से बहुत ज़्यादा बसों में लोग चढ़ के आए हैं। अब वो क्यों आए हैं, फर्जी वोटिंग की वजह करने आए हैं, या उनको अनुमति दे दी जाएगी, या कांग्रेस और जेडीएस के लोग उसको विरोध कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये जो सूचना मिली है, अब अपुष्ट सूचना है, कितनी सही है गलत है मुझे नहीं पता, लेकिन ये भी पता चला कि एक वोटिंग बूथ पर जो प्रेसाइडिंग ऑफिसर था वो लोगों को बाध्य कर रहा था कि आप बीजेपी को ही वोट देंगे। और उसके बाद जब ये खबर आई, कांग्रेस के लोग वहाँ पहुँचे, नेता लोग पहुँचे, तो वोटिंग रोक दी गई और काफ़ी देर तक वोटिंग रुकी रही। अब उसके बाद की क्या स्थिति है ये पता चलेगा। लेकिन ये बात मानी बात है कि मुझे ऐसा लगता है कि 3-4 हज़ार वोट की हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो एक हैंडीकैप है कांग्रेस के पास, उससे उसे निपटना होगा। 5,000 की कम से कम लीड रखनी होगी नेचुरल वोट्स पे, क्योंकि 2,500-3 हज़ार की हेरा फेरी तो होगी हर क्षेत्र में, ये तो मान के मैं चलता हूँ। लेकिन मुझे लगता है जो संकेतक हैं, जो इंडिकेटर्स हैं, और जिस प्रकार की अपुष्ट सूचनाएं और बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से मुझे मिल रहा है, उससे लगता है कि ये चुनाव इस 2,500-3 हज़ार वोट के हैंडीकैप के बावजूद, जिस प्रकार के कंसोलिडेशन शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब में, माइनॉरिटीज़ में, शेड्यूल ट्राइब में, शेड्यूल कास्ट में हुआ है, और लिंगायतों में डिवीज़न हुआ है, वोकलिंगा में डिवीज़न हुआ है, और स्ट्रैटेजिक मिस्टेक की वजह से जिस तरह की घटनाएं घटी हैं, उससे मुझे लगता है एक तरफा लड़ाई है। और अब इसके अलावा जो निष्कर्ष निकालना है वह आप पे छोड़ता हूँ। मेरा जो विश्लेषण था मैंने आपके सामने रख दिया। अभी मैं निष्कर्ष नहीं निकालूंगा, 6 बजे के बाद निकालूंगा, जबकि चुनाव संपन्न हो जाएगा, जिसे चुनाव आचार संहिता का कोई उल्लंघन न हो। वैसे उल्लंघन बहुत सारे हो गए, और एक माननीय मोदी जी ने भी एक वीडियो जारी किया, लोगों से अपील की, और ये सब लोगों ने किया, बहुत लोगों ने किया। पैसे भी बांटने की खबरें मिली, बहुत 350-400 करोड़ रुपए चुनाव आयोग ने जब्त किए, किसके किए, कैसे किए। लेकिन इसका मतलब ये है कि बहुत सारे उल्लंघन हुए, लेकिन मैं उल्लंघन नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि मैं कानून को मानता हूँ, देश के संविधान को मानता हूँ। और 6 बजे के बाद मैं आप लोगों से फिर आपको अपने जो मन की बात है वो बताऊंगा। मन की बात सुनते रहे, अब हम अपनी मन की बात बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।